आवाज नहीं करेंगे बिल्कुल भी बेटा। बढ़िया। पिछली क्लास में कहां तक पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? कैटलिस्ट का इफेक्ट देखा था हम लोगों ने, ग्राफ्स बना लिए थे, और हमने ये सीख लिया था कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। अच्छा, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को बदलकर। और एक्टिवेशन एनर्जी कैसे बदली जाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जो है या थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको कम या ज्यादा करके। थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, एक लोअर एनर्जी पाथ प्रोवाइड करवाता है, एक डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। और नेगेटिव कैटलिस्ट उस बैरियर को ऊपर शिफ्ट कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? कम। क्लियर था यहां तक? ठीक है, तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद में बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज, एक ग्राफ इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, हेडिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हाँ, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग कर्व है बेटा, लेकिन इसको समझने के लिए अपने को पहले कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट समझ लें अपन। फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है किसी भी फ्रैक्शन की? 1। और परसेंटेज मैक्सिमम 100। ये क्लियर है सबको? अच्छा, मान लो अगर आपको कोई एक वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू गिवन है, और उसका कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जाता है, कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे मान लो आपसे कहा गया, इजी फ्रैक्शन निकालते हैं पहले, मान लो आपसे कहा गया 150 है ना, 150 इज द वैल्यू, और आपको फ्रैक्शन निकालना है 0.5। मतलब कितना निकालेंगे? उस वैल्यू को उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट दैट फ्रैक्शन ऑफ दैट वैल्यू। तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 को, 75 मिल जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू गिवन है 400, और आपसे बोला गया इसका 1/4 फ्रैक्शन निकालो। 100 इंटू 1/4। अगर आपसे कोई वैल्यू गिवन है 1000, और आपसे कहा गया इसका 1/8 फ्रैक्शन निकालो, 1000 इंटू 1/8, 1/8 फ्रैक्शन निकल के आएगा। कोई वैल्यू गिवन है आपको 500, और आपको बोला गया इसका 1/4 फ्रैक्शन निकालो, 1/4 निकालो, कितना? 500 इंटू 1/4। ये क्लियर है? तो अगर कोई वैल्यू गिवन है और उसके किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या करते हैं? फ्रैक्शन को टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर प्लॉट करने जा रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी। तो y एक्सिस पे रहेगी एनर्जी और x एक्सिस पे रहेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं एनर्जी। अब एक क्वेश्चन, इट मे साउंड पर्सनल, बट मान लो आपसे कहा जाए कि आपके सबकी पॉकेट्स में कितने कितने रुपीस प्रेजेंट है अभी? जीरो तो नहीं है? अरे खाली बैठे हो क्या सब? फिर कैसे समझेंगे इसको आगे अपन लोग हैं? जीरो बता दोगे तो। चलो आपके पास हो सकता है 0 रुपीस हो, लेकिन रिएक्शन कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो 0 एनर्जी लेकर नहीं बैठे हैं, है ना। चलो आप लोग तो फ्री हैं, पढ़ाई वढ़ाई करने आए, कॉपी किताब लाए और ब्रेकफास्ट साथ में लेके आए, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, खाली यहाँ चल चलो। मार्केट में रैंडमली हमने 100 लोग इकट्ठे किए और हमने कहा अब आपकी पॉकेट में कितने कितने रुपीस है वो बताओ। क्या जरूरी है सबके पास सेम नंबर ऑफ रुपीस मिलेंगे?
सबके पास रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी, है ना। बिल्कुल वैसे ही एक रिएक्शन कंटेनर में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी जीरो तो नहीं होती है, ये तो कंफर्म है। बोलो जीरो तो कब होगी, एनर्जी जीरो फिर भी नहीं मानी जाती, एब्सोल्यूट जीरो पर जाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वहां पर प्रेजेंट है। मान लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो थर्मल एनर्जी है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कई तरह की एनर्जीज प्रेजेंट है। तो एनर्जी तो उनमें कुछ ना कुछ है, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बराबर नहीं होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ की कम और कुछ की ज्यादा है, ये कैसे पता लग रहा है। जैसे मान लो आपने एक कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा आपने, और अब आप उसको कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको बॉईल कर रहे हैं, है ना। तो शुरुआत में आपने टेम्परेचर हीट देना शुरू किया, हीट दी जा रही है और टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है। क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचा या एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आई और पूरा का पूरा पानी कंटेनर का एज इट इज पूरा वेपोराइज होता हुआ एटमॉस्फेयर में नजर आ रहा है? नहीं होता ऐसा। क्या होता है, धीरे धीरे वेपर्स बनना शुरू होती हैं, थोड़े से टेम्परेचर देने पे ही कुछ वेपर्स बन के निकलने लगती है। रीजन क्या है, ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनमें से कुछ की एनर्जी ज्यादा है, कुछ की कम है। अब मान लो कोई 75 वाला है, कोई 25 वाला है, और 100 से ज्यादा उनको चाहिए क्रॉस करने के लिए। तो जैसे ही सबको आपने 33 तो क्या होगा, 75 वाले के पास 105 वो बाहर, और जिसके पास 25 था वो 55 पे पहुंचेगा, भी और एब्जॉर्ब करना है उसको वेपोराइज होने के लिए। समझ में आ रही है इतनी बात? तो सबकी एनर्जीज क्या है, अलग अलग है। अच्छा, अब उन एनर्जीज को प्लॉट करना चाहते हैं। अब 100 लोग थे, तो 100 लोग में तो इंडिविजुअली हम पता लगा लेंगे कि भी 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, और 500 से ज्यादा वाले कितने लोग हैं, 500 से 250 के बीच में कितने लोग हैं, इस तरह से हमने उनका पता लगा लिया। लेकिन रिएक्शन कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड्स में नहीं है, 10^23, 10^24 के ऑर्डर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब उनकी एनर्जीज पता लगाएं, तो अब मान लो एनर्जीज अलग अलग तो हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे मिलेंगे इतने सारे मॉलिक्यूल्स में जिनकी एनर्जी सेम होंगी या नियरली सेम होंगी। बिल्कुल वैसे ही अब एग्जांपल ले लेते हैं क्लास का, समझने में आसानी रहेगी। मान लो हमारे पास क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं, है ना, और सबके पास अलग अलग रुपीज हैं। फिर हमने फिगर आउट किया कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 10 रुपीज हैं, है ना। मान लो हमें कितने लोग मिले, 20। कितना फ्रैक्शन हुआ, 200 में से 20 लोग मिले, कितना फ्रैक्शन हुआ, 20/200, दैट इज 0.1। तो हम यहां पर गए 0.1 पे, इधर 0.1 पे गए, और कितने रुपए वाले लोग ढूंढ रहे हैं हम, 10 रुपए वाले, इधर गए 10 पे। और अब ये रैंडमली प्लॉट कर रहा हूं मैं, किस पे, 0.1 पे। फिर हमने देखा 50 रुपए वाले कितने लोग हैं भाई, पता लगा कि 15 लोग, 15 तो नहीं, 18 लोग निकल गया, 18, है ना, 18, 18, है ना, 18 आउट ऑफ 200, 18 कितना हुआ, 0.9 या 0.09 भाई, ऐसे जीरो में दौड़ाओ, 0.9 तो 180 हो गया, 180 हो गया अपना। तो हम गए किस पे, 50 पे। अच्छा, इधर तो डॉट लगा दिया अपन ने, फिर हम गए 50 वाली लाइन पे, ये 50, और कितने लोग मिल रहे हैं, 0.09, है ना, तो 0.09 पे प्लॉट कर दिया, है ना। और मान लो 50 वाले, या 50 वाले ज्यादा लोग लेते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल 50 वाले 30 लोग हैं, 30, कितना फ्रैक्शन आएगा, 0.15, 0.15 पे हमने प्लॉट कर दिया। इस तरह से प्लॉट करते चले गए, प्लॉट करते गए तो हमें कर्व मिला। बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन कंटेनर में अलग अलग एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन मॉलिक्यूल्स का नंबर तो प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम पता लगा रहे हैं उनका फ्रैक्शन, कि आउट ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स 10^23 मॉलिक्यूल्स लेट्स से, उनमें से मान लो 10^12 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखती है, उस पे पॉइंट आउट कर दिया। फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स पता लगाए, उससे ज्यादा एनर्जी वाले, फिर कम एनर्जी वाले, इस तरह से हमने इस पे ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या, फ्रैक्शन निकाल के, है ना। तो यहां पर भी जब आप किसी रिएक्शन कंटेनर में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, तो ये ग्राफ लगभग होना तो ऊपर से शुरू चाहिए, पर समझने के लिए यहां से शुरू करें। इस तरह से किसी पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि भी इतने फ्रैक्शन की एनर्जी
ये, इतने फ्रैक्शन की एनर्जी ये, फिर सिमिलरली इतने ज्यादा फ्रैक्शन की एनर्जी ये, फिर इस फ्रैक्शन की एनर्जी ये, फिर और आगे इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन कौन सा मिलेगा? ये वाला। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 0.5 आ गया या 0.4 है, तो 40% मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कितनी है? ये इतनी वैल्यू है। बोल सकते हैं क्या इसको? मतलब कंटेनर में सबसे ज्यादा फ्रैक्शन कौन सी एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का है? इतनी एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर मान लो कंटेनर में से रैंडमली कोई एक मॉलिक्यूल पिक किया जाए, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इसकी एनर्जी किसके बराबर हो? इतनी एनर्जी के बराबर, क्योंकि सबसे ज्यादा यही वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई सबके? वो डाउट किसी तरीके? अच्छा, ये तो अपन ने बात की थी टेम्परेचर पे या इस क्लासरूम की, जितने जितने रुपए थे उतने उतने हमने प्लॉट कर लिए। अब मान लो स्कीम चलाई कि मनीष पंत सर के बर्थडे पे आप सब लोगों को 100 रुपीज का बोनस दिया जाए। ठीक है, मैंने मेरा नाम नहीं लिया बेटा, तुम तो बाहर आ जाओगे सर क्या हुआ, वो कितनी तारीख को आ रहा है, फिर हम लोग आ जाए। तो सर से बात कर लेना आप लोग, है। तो 100 रुपीज का बोनस आप लोगों को दिया जाएगा। अब उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा जिसके पास 50 थे उसके पास 150 हो जाएंगे, है ना। जिनके पास 500 थे उनके पास 600 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि यहां पर कौन से लोग थे जिनके पास 50 रुपीज थे, उनका फ्रैक्शन कितना था? मान लो 0.1 फ्रैक्शन मान लो उनका आ रहा था। मतलब 10% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास 50 रुपीज थे। अब क्या हम कह सकते हैं स्टूडेंट का परसेंटेज तो वही रहा? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बदल जाएंगे क्लास में? क्या दूसरे बैच वाले आके बैठ जाएंगे? यहाँ तो 100 रुपए मिल रहे हैं, स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही है। और 10% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास 50 रुपए हैं। क्या हम बोलेंगे अभी भी 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास 150 रुपीज होंगे? तो परसेंटेज सेम, फ्रैक्शन सेम, लेकिन एनर्जी बढ़ गई है। तो बताओ ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा क्या 150 पे? ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, यही वाला पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा? 150 पे, क्योंकि परसेंटेज और फ्रैक्शन तो नहीं बदल रहा है। क्लियर है क्या बात? और मान लो ये वाले मोस्ट प्रोबेबल वाले कितने लोग थे भाई? हम तो 100 रुपए का नोट जेब में रख के घर से बाहर निकल जाते हैं, मोस्टली लोग ऐसे हैं। तो कितने लोग हैं? मान लो 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास 100 रुपीज हैं। तो अगर सबको उन सबको 100 मिल गए, तो अब 50% लोग ऐसे होंगे जिनके पास 200 रुपीज होंगे। तो परसेंटेज वही रहेगा और ये भी पॉइंट वही रहेगा, लेकिन ये शिफ्टिंग कहां हो जाएगी? आगे। तो ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ग्राफ कहां जा रहा है? आगे शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्राफ है ये आगे शिफ्ट हो गया है इस तरीके से, और आगे जाके ये इसी लेवल में आ जाएगा। तो ये शिफ्ट हुआ है ना आगे, तो ये वाला पॉइंट यहां आ गया, ये वाला पॉइंट यहां, ये वाला पॉइंट यहां, शिफ्ट हो गया ग्राफ। बिल्कुल ऐसा ही किसमें हुआ? रिएक्शन कंटेनर में। ये किसी टी टेम्परेचर पे बात की थी हमने, और जितनी भी एनर्जीज उनके अंदर थी वो थी। अब हमने क्या किया? सबको एनर्जी देना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हीट एब्जॉर्ब करेंगी, सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ेगी तो बताओ ग्राफ आगे शिफ्ट होगा क्या? तो ग्राफ आगे शिफ्ट हो गया। तो मान लो ये किस पे था? टी पे, और ये किस पे हो गया? T+10 पर हो गया। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा टेम्परेचर पे ऐसा हुआ, और आगे जाएंगे आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो सेम रहेगा क्योंकि ग्राफ आगे शिफ्ट हुआ है। जितना इधर कम हुआ उतना इधर बढ़ गया। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई जिन जिन लोगों के पास जेब में 500 रुपीज से ज्यादा हैं वो लोग घर जा सकते हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन से लोग जाएंगे बेटा? मान लो ये पॉइंट हमने ले लिया 500 वाला,
इसके आगे वाले सब फ्री हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमने कहा इतनी एनर्जी तो मिनिमम होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ही आपस में टकरा सकते हैं इफेक्टिवली और प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो बताओ केवल इतने से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इफेक्टिवली प्रोडक्ट बना पाएंगे एट टी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए क्या। तो पहले तो यूनिट टाइम में इतने से मॉलिक्यूल ही कोलाइड कर पा रहे थे, अब और ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और ये मॉलिक्यूल्स भी इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, ये समझ में आ रहा है यहां से। क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बात समझ में आ गई। तो बेटा ये जो फ्रैक्शन होता है इसको कहा जाता है ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब ये कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, है ना। एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, एक्टिवेशन एनर्जी जो भी चाहिए थी इनको दे दी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड के बराबर लाने के लिए या उससे आगे भेजने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये सारे के सारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये इफेक्टिवली टकराकर प्रोडक्ट बनाएंगे या बना सकते हैं, बना सकते हैं या बनाएंगे, बना सकते हैं, बिकॉज इट इज ओनली एनर्जी फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर अभी बाकी है। वो भी उधर से 200 की स्पीड पे आ रहे हैं, हम भी इधर से 200 की स्पीड पे जा रहे हैं। स्पीड तो पूरी है, बढ़िया है 200, टकराने के लिए क्या जरूरी है। अब वो इधर से निकल गया, अपन इधर से निकल गए, मजा नहीं। टकराने के लिए प्रॉपरली ओरिएंटेड होना जरूरी है। क्लियर है बात। कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछें इसमें। हाँ ये आगे से स्टार्ट होगा, मैंने बताया पहले से कि कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर रहेगी, तो आप चाहे तो 0 पॉइंट एनर्जी का नीचे ले ले, यहां से शुरू कर लेना, है ना। तो जीरो एनर्जी वाले वैसे भी जीरो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जीरो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कितने मिल रहे हैं, जीरो, है ना। हाँ तो इसकी यूनिट कौन बताएगा, ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। It is unitless because it is what, fraction, and fractions are always unitless। ये क्वेश्चन बनता है और बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, 4 नंबर लेके बैठ जाता है। व्हाट इज, और हम यूनिट निकालते रहते हैं वहां पे, क्या हो सकती है यूनिट, क्या हो सकती है, कुछ नहीं होती, फ्रैक्शन है, इट इज यूनिटलेस, है ना। तो यूनिटलेस, बना लेंगे फटाफट से। टेम्परेचर बढ़ाने पर थ्रेशोल्ड एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी में आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ध्यान रखना। और टी क्या है, टेम्परेचर है, किसमें, केल्विन में। और ईए इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है। और बेटा ये दोनों पीक सेम ही है, ध्यान रखना, है ना। हो सकता है ड्रॉ करने में आगे पीछे ऊपर नीचे हो गए हो, बना देता हूं। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये दोनों पीक सेम है, सेम मान लेना, ऐसे नहीं कि सर ये ऊपर नीचे दिख रहे हैं और, ठीक है।
बना ली क्या? मिटा दें? उसके बाद हेडिंग नोट करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर हम सिर्फ यहाँ पर, वैसे ये क्वेश्चन बनता है और मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऐसा लगता है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग तो रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी बढ़ रही है, तो फिर जो डिफरेंस है दैट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, इट शुड डिक्रीज। बट मैंने फिर से लास्ट क्लास में कहा था और फिर अभी कह रहा हूं कि जितना अपने लेवल पर है उतना ही हमें समझना है। एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से ईए पर फर्क आ रहा होगा बट दैट इज नॉट कंसीडर्ड एट आवर लेवल। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीजिंग हुज एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। रेट बढ़ रही है लेकिन रेट बढ़ने का रीजन हम क्या देते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं जो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं। ऑल्दो इट अपीयर्स लाइक कि एनर्जी बढ़ रही है बट फिर भी एक्टिवेशन एनर्जी पे इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो इट इज वेरी डिटेल है ना, और अलग से इसको देखना रहेगा। हमें वहां तक कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है ईए इज इंडिपेंडेंट। क्लियर है? उसके बाद आगे हेडिंग नोट करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, टेम्परेचर। देखिए सबसे पहला फैक्टर बेटा यहां पर आता है, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में पहला आता है इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में हम कह सकते हैं कि अगर सॉलिड है, रेट ऑफ रिएक्शन इन सॉलिड फेज और लिक्विड फेज और गैसियस फेज, बताओ किस केस में ज्यादा होगी? गैस फेज में, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कोलाइड आसानी से करेंगे, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगी? गैस फेज में। दूसरा अपन कह सकते हैं यहां पर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया। तो मान लो अगर आपने किसी पाउडर्ड फॉर्म में सब्सटेंस को लिया है और अगर आपने उस सब्सटेंस का एक ब्लॉक ले लिया है, सॉलिड ब्लॉक ले लिया है, दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन कौन से केस में ज्यादा होगी? पाउडर्ड फॉर्म में। रीजन क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहेगा, पर यूनिट टाइम रिएक्ट करने वाला सब्सटेंस ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगी? ज्यादा। और इसके अलावा आता है बेटा इसके अंदर, दिस इज सेकंड, और थर्ड इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में क्या हुआ? अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, उनकी एनर्जीज क्या होंगी? अलग अलग होंगी। आपस में रिएक्ट करने की टेंडेंसीज क्या होंगी? अलग अलग। अगर दो रिएक्टेंट ऐसे हैं जिनमें आपस में रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा। अगर कोई सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनमें रिएक्ट करने की टेंडेंसीज बहुत कम है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम। तो केमिकल नेचर। उसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकता है? प्रेशर का या कॉन्सेंट्रेशन का? कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन कुछ भी नहीं कहा गया है, तो बाय डिफॉल्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। हम जानते हैं ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा गया है तो हमें क्या लेना है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। इवन दो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? इंडिपेंडेंट रहेगी, और नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। होगी कि नहीं?
भाई पावर अगर -1 ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? हाफ। तो वहां इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, बट बाय डिफॉल्ट जनरल स्टेटमेंट में हम क्या बात करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट आया है। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा? इन रिएक्शंस involving reactants in solid and liquid form. Pressure has no significant effect. प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता, बट इन गैसियस रिएक्शंस rate of reaction is directly proportional to pressure. अगेन यहां पर भी वही बात आई कि अगर पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शंस हैं तो ही आपको ये सही रहता है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस में इनवर्स इफेक्ट आएगा, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी? कांस्टेंट। बट जनरल स्टेटमेंट क्या देंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गई? इतनी बात लिख लेंगे फटाफट से। लिख लिया क्या? नहीं लिखा? अच्छा बेटा, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो पूछ रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का क्या यूज आएगा सर? इट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अब क्यूरियोसिटी आती है ना दिमाग में, टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रही है? तो उसको ग्राफिकल लेवल पर आपको समझाया गया है कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड है वो बढ़ गई है, और इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर लाने के लिए जरूरी है ना। चलो उसके बाद में लिखिए बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और वो जो फ्रैक्शन था बेटा e रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इट इज ऑलरेडी डराइव्ड, है ना। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऑलरेडी हमको बताकर गए थे कि इस फ्रैक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है किससे? माइनस ई अपॉन आर टी से, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, और आप बताएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन, पहला स्टेटमेंट ऑलवेज इंक्रीजेस, और दूसरा इट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन वेदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, rate of reaction always increases with increase in temperature whether the reaction is endothermic or exothermic,
और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन इफ इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कितने लोगों का कहना है फर्स्ट है, हाथ उठाएंगे। और कितने लोगों का कहना है सेकंड? सेकंड वालों ने इक्विलिब्रियम को सीरियस लिया, फर्स्ट वालों ने काइनेटिक्स को सीरियस लिया। इक्विलिब्रियम थ्योरेटिकल वैल्यूज देता है, लॉ ऑफ मास एक्शन मिलता है ना वहां से, और काइनेटिक्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देता है। नहीं नहीं, ली जटले प्रिंसिपल से बात नहीं कर रहे। हाँ, उसको आपने ले लिया सीरियस, है ना, जो दूसरा आंसर कर रहे हैं। बट ध्यान रखें, rate of reaction always increases with increase in temperature, whether it is endothermic or exothermic reaction. नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। rate of reaction always increases with increase in temperature, whether it is endothermic और exothermic reaction, है ना। अभी कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी आगे समझ में आएगा अपने को, है ना। अब इधर ध्यान दे लें, है ना, बाद में लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन increases 2 to 3 times on each 10 degree Celsius rise in temperature। रेट ऑफ रिएक्शन में 2 से 3 गुना का इंक्रीमेंट आ जाता है फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लगभग 2 से 3 गुना इंक्रीमेंट आता है। ये एक रफली कहा गया है, एक आइडिया लगाया गया है। एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट कितना चेंज आ रहा है वो हमें कहां से पता लगता है, अरहेनियस इक्वेशन से। एक रफली आइडिया यहां से लिया गया है कि 2 से 3 गुना बढ़ जाती है फॉर ईच 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। और द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स डिफर बाय 10 degree Celsius temperature is called temperature coefficient, और इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सिंपली TCB कह दिया जाता है। मतलब जो रेशियो होगा रेट कांस्टेंट्स का, मतलब कि K एट T+10, और अगर K T टेम्परेचर पे बात करें, है ना, तो T+10 ज्यादा टेम्परेचर पे K, T टेम्परेचर पे K, और इन दोनों का रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड म्यू या टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है। और इसकी वैल्यू जो है वो लाया करती है कहां से, बिटवीन 2 to 3। इफ टेम्परेचर नॉट गिवन, कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया गया, बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस। इफ म्यू नॉट गिवन, अगर म्यू की वैल्यू भी नहीं गिवन है तो क्या लेना है हमें, 2। मिनिमम वैल्यू आपको लेनी है 2 लेना है बाय डिफॉल्ट, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब बात क्या हो रही है यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीमेंट की, और ये रेशियो आ रहा है किसका, रेट कांस्टेंट्स का। तो हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना हो जाती है, और यहां पर हमने किसको 2 से 3 गुना कर दिया, के को। बिकॉज जब भी आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट रही, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे आएगा वही इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे आएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट। तो अगर रेट ट्वाइस हुई और हमें पता है आर इज इक्वल टू के इनटू ए कांस्टेंट वैल्यू, तो अगर रेट ट्वाइस हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं बदली है, कौन डबल हुआ है,
के डबल हो गया है, तो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज सेम इफ कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। और जब भी टेम्परेचर बदलेंगे कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। समझ में आ रही है इतनी बात? लिख लेंगे फटाफट से। अरे दिख नहीं रहा क्या ऑनलाइन वालों को? के टी प्लस 10 और ये के टी। हाँ बिल्कुल बताते हैं बेटा, लास्ट वाला सारे ही बता देंगे ये बात। अच्छा लास्ट मींस जो यहाँ लास्ट है या जो ये लास्ट लिखा था? ये नीचे वाला last, ऊपर वाला में। ये वाला भी थोड़ा सा और बता दें एक बार, एक बार और, बढ़िया लग रहा है। और ये तो बढ़िया है ही सही, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक और पता नहीं क्या क्या है ना। ऐसे कोई चीज बढ़िया लगती बार बार पढ़ने का मन करता है। चलो जब तक बाकी लोग लिखे हैं अपन लोग बात कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, है ना। अब इसमें ये जो आधा वाला पार्ट है ये अपन आगे के लिए छोड़ रहे हैं, अरेनियस पढ़ेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा। ये रख सकते हैं होल्ड पे इतनी देर, है ना। Rate of reaction increases 2 to 3 times for each 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature। मतलब कोई भी टेम्परेचर पे आपने के की वैल्यू पता लगा ली और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाकर फिर के की वैल्यू पता लगाई, तो उसमें कितना डिफरेंस मिलेगा? वो लगभग 2 से 3 गुना मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या वैल्यू गिवन है। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो सकता है कोई 2 टाइम्स हो रही हो सकता है कोई 2.5 टाइम्स हो रही हो सकता है कोई 3 टाइम्स हो रही हो, पर लगभग एक अंदाजा है 2 से 3 गुना हो जाती है, ठीक है। फिर द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब ये 10 डिग्री से अंतर कर रहा है ना। ये के टी प्लस 10 का मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इट इज रिप्रेजेंटेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो के है ये कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये कितने टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, और इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? वही बात, जो रेशियो रेट्स का आएगा वही रेशियो रेट कांस्टेंट्स का आएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज, बोलो भाई समझ में आई क्या? तो के टी प्लस 10 का मतलब इट इज रिप्रेजेंटेशन की, के निकाला हुआ, इट इज ओनली के। कौन से टेम्परेचर पे? 10 डिग्री ज्यादा पे। किससे ज्यादा पे? जो नीचे आपने के लिया है जितने टेम्परेचर से, उससे 10 डिग्री ज्यादा पर। तो अगर ये के 10 डिग्री पे निकाला हुआ है तो ये 20 डिग्री पे, अगर ये 37 डिग्री पे निकाला हुआ होता तो ये 47 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आ गई इतनी बात? और इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन
effect on rate of reaction and rate constant are same if concentration is kept constant. अरे भाई ऐसा होगा कि नहीं? अगर मान लो आपने ले लिया R1 इज इक्वल टू K1A, R2 इज इक्वल टू K2A, R1 R2 और K1 K2 क्यों लिया है? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, होता है कि नहीं? तो ये T1 टेम्परेचर पे और ये T2 टेम्परेचर पे, तो ये R1 और रेट कांस्टेंट भी किस पे डिपेंडेंट है? टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। तो T1 टेम्परेचर पे K1, T2 टेम्परेचर पे K2, डिवाइड करके देख लो, कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट है, तो जो रेशियो रेट्स का है वही रेशियो किसका है? रेट कांस्टेंट्स का है। इसलिए हमने कहा है कि जो इफेक्ट रेट पर आता है वही इफेक्ट किस पे आएगा? रेट कांस्टेंट पे आएगा। अच्छा, ये जो बात हुई है ये तो किसका रेशियो है? केवल 10 डिग्री का चेंज आया तब। एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है जिसमें हम लिख सकते हैं के T2 अपॉन के T1। अब ये वाला म्यू निकालना है आपको, टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालना है अगर आपको, तो T2 को क्या रखना पड़ेगा? T1 प्लस 10 रखना पड़ेगा। बोलो, अरे बोलो भाई। और अगर आपको किसी और वैल्यू किसी और टेम्परेचर डिफरेंस के लिए निकालना है तो आप यहां पर लिखें म्यू रेज टू पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 10। दिस इज द जनरल फॉर्मूला कितने भी किसी भी टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। अब ध्यान से सुनेंगे, गलतियां यहां पर होती हैं, ध्यान से सुने और जवाब देने की कोशिश करेंगे। रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन at 10 डिग्री सेल्सियस इज K। 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट कितना है? K। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू कितनी है? K। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस, बताओ K की वैल्यू क्या आएगी? मतलब रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा? डायरेक्ट दिमाग लगाएं, है ना, ये फॉर्मूला में ना उलझे अभी, डायरेक्ट दिमाग लगाएं। 10 डिग्री पे कितना? K। 20 पे 2K, बाय डिफॉल्ट क्या लेना है? 2। 10 पे K, 20 पे 2K, 30 पे 10 डिग्री बढ़ा रहे ना मन, 30 पे 4K, 40 पे 8K और 50 पे 16K। अच्छा यहाँ क्या लिखा है? इंक्रीज्ड टू न्यू टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। समझ गए बात को? तो यहां पर मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि बाद में गलती ना करें। T1 कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम K की बात करें, रेट कांस्टेंट की बात करें, तो ये कितना आ जाएगा? 16K। कोई दिक्कत इसमें? अब अगर मान लो आपसे कह दिया गया कि 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट कितना है? K। एंड इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस, अब कितना होगा रेट कांस्टेंट? 32K हो जाएगा क्या? इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस मतलब 50 और बढ़ा दिया है, नया टेम्परेचर क्या हो गया है? 60। तो 10 पे K, 20 पे 2K, 30 पे 4K, 40 पे 8K, 50 पे 16K और 60 पे 32K। तो फिर हम क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो गया है? 32 टाइम्स ऑफ द रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री सेल्सियस। T1 कितना है यहाँ पर? 10 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला से कर सकते हैं, देखो, T2 60 माइनस 10 50, 50 डिवाइडेड बाय 10 5, म्यू की वैल्यू 2, 2 रेज टू पावर 5। तो जो नया रेशियो आएगा दैट विल बी 2 रेज टू पावर 5, दैट इज 32। इस वाले केस में T2 50, T1 10, 50 माइनस 10 दैट इज 40, 40 अपॉन 10 4, 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16। ठीक है। और यहाँ के T1 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, यहाँ क्या रख देंगे? के। तो के एट T2 टेम्परेचर आपको मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, है ना।
अच्छा, ये फॉर्मूला कब काम में लेना है और कब अरहेनियस काम में लेना है टेम्परेचर डिफरेंस के लिए? हाँ, when activation energy is given, do not use this formula, and when activation energy is given, use Arrhenius equation. ठीक है ना? मिटा दे क्या? अच्छा, ये वाली गलतियां जो है ना बेटा, ये बाएं वाली और टू वाली, ये उसमें भी कर रहे हैं आप लोग। वो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें, उसमें बोला है इफ concentration of reactant is reduced to 10%, reduced to, remaining is 10, if reduced by 10%, 10 घटा देना 90, 100 में से 10 कम कर देंगे 90 बचा है ना। तो ये ध्यान रखें, रिड्यूस्ड बाय और टू का मतलब। तो ये कब यूज में लेना है? जब एक्टिवेशन एनर्जी नहीं गिवन है, और अगर इन सब डेटा के साथ एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है, देन डोंट यूज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो फिर कौन सा यूज में लेना है? अरहेनियस इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन करके बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन? EA greater than delta H, EA is equal to delta H, EA less than delta H, and fourth one, any of these. अब मैं पूछूंगा आंसर क्यों आया है, कौन सा ऑप्शन जो दे रहा है वो क्यों दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे बात किसकी कर रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड की, है ना। ध्यान रखना, साइन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि EAF EAB नहीं है हमारे पास, सिर्फ EA और डेल्टा H की बात कर रहा है। अगर EAF EAB होता तब तो हम फिर भी समझते, है ना। बट हमें हमें सिर्फ किसकी टर्म्स में आंसर करना है? मैग्नीट्यूड की टर्म्स में। अब बताओ, देख के पता लग रहा है मतलब है, बड़ी मजेदार चीज है? बढ़िया क्वेश्चन है, देख के पता लग रहा है। या सॉल्ड एग्जांपल्स में देख के आंसर दिया जा रहा है? कल वाले ग्राफ याद है, वेरी गुड। देखो बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ्स ड्रॉ करके देखेंगे और पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर यहां पर बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करनी है, तो ग्राफ नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होना जरूरी है। तो मान लो आप ये ग्राफ को यहां से शुरू किया, पीक पॉइंट पर ले गए और खत्म करना चाहते हैं। अब बताओ, ये यहां तो इस पीक पॉइंट पे तो खत्म होने से रहा,
क्योंकि वहां तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। प्रोडक्ट कब बनेगा? जब एनर्जी कुछ डिक्रीज होगी, वो तो ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ग्राफ खत्म नहीं हो सकता। प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो स्लाइटली एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन शो करना पड़ेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन शो करने के लिए ग्राफ को कहाँ लाते हैं हम? नीचे, कि कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। तो आप कहाँ कहाँ इसे लाके ड्रॉप कर सकते हैं? यहाँ, और कहाँ छोड़ सकते हैं? यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ। अच्छा, ये तो इसका लेवल आ गया, यहां से कुछ ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक कहलाएगी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लें। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कितनी हो सकती है? ये तो यही रहेगी फिक्स वैल्यू, दैट इज ई ए। अब बताओ डेल्टा एच की वैल्यू, या तो ये, या इतनी, या इतनी, या इतनी, या फिर इतनी। क्या ई के बराबर हो सकती है कभी भी? ई के बराबर कब होगी? जब वहां पीक पॉइंट पे ग्राफ को छोड़ा जाए, और वहां ग्राफ को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो और कम कब हो जाएगी? नीचे ला नहीं सकते अपन। भाई आप सोचो कि इसको ऊपर ले जाया जाए कम, और नीचे ज्यादा ले जाया जाए। नीचे ज्यादा ले जाएंगे तो रिएक्शन क्या हो गई? एक्सो। लेकिन रिएक्शन कौन सी बनानी है हमें? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक की तो यही पॉसिबिलिटीज है। तो डेल्टा एच की वैल्यू या तो ये, या फिर ये वैल्यू हो सकती है, या फिर ये वैल्यू, या फिर ये वैल्यू, और या फिर ये वैल्यू। बट इट कैन नॉट इक्वल टू ई ए। इक्वल भी नहीं हो सकती। इक्वल तो कब होगी? जब पीक पॉइंट पे छोड़ेंगे। तो ये हमेशा क्या होगी? कम होगी, डेल्टा एच की वैल्यू। तो फिर कौन ज्यादा है? ये हमेशा ज्यादा होगा। समझ गए क्या? और अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो, सेम यही ऑप्शन हो, बस एक्सो की जगह एंडो लिखा हुआ हो, है ना? एक मिनट रुको बेटा, ये तो बना ही लिया हुआ है ना, तो मैं क्यों दोबारा पूरा लिखूं? उसी को एक्सो बना दूंगा। हाँ, कितने लोगों का फर्स्ट आएगा अगर वहां एक्सो है? सेकंड, ओनली सेकंड है ना, मतलब हाँ। थर्ड, हम्म, ये थर्ड वाले लोग हैं बेटा जिनसे पूछा जाए ना, एक क्यूब में ऑल्टरनेट फेसेस कितने होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 6। और ऑल्टरनेट कितने हो गए? 3। आधे कर दें। क्यूब में ऑल्टरनेट फेसेस कितने होते हैं? ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। टोटल कितने होते हैं? 6। ये तो पता है ना। अरे ये रूम एक क्यूब की फॉर्म में अगर एज्यूम कर लें तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 फेसेस टोटल हैं, ये तो पता है सबको। ऑल्टरनेट फेसेस 3। 3 नहीं होते, 2 ही होते हैं। 2 ही होते हैं बेटा, आधे करने से ऑल्टरनेट नहीं मिलते। आपकी क्लासेस ऑल्टरनेट लगेंगी, और 6 दिन क्लासेस लग रही है, मतलब कितनी कितने दिन आएगी सेम क्लास? 2 बार आएगी, ऐसा मानते हैं अपन। या कितने दिन क्लासेस आ रही हैं? 3 दिन क्लासेस आ रही हैं। बट ऐसा यहां नहीं है, क्यूब में नहीं है। इसको अगर फेस नंबर 1 दिया है तो इसको 2 नहीं दे सकते, डायरेक्टली कांटेक्ट में है। उसको 2 नहीं दे सकते, डायरेक्टली कांटेक्ट में है। इसको नीचे वाले को भी 2 नहीं कह सकते, डायरेक्टली कांटेक्ट में है। इसे भी नहीं कह सकते, डायरेक्टली कांटेक्ट में। तो फिर सामने वाला। समझे बात को? तो अल्टरनेट फेसेस कितने हुए? 2। कोई भी आमने सामने वाले। अगर इसको नंबर 1 दिया है तो इसे नंबर 2 देंगे, बिकॉज ये चारों तो कांटेक्ट में है। अगर इसे नंबर 1 दिया है तो नीचे वाला अल्टरनेट। क्लियर है? यहाँ ग्राफ बनाओ, इसके तीनों पॉसिबिलिटीज मिलेंगी ऊपर वाली। ऑप्शन नंबर 4 आएगा आंसर इसका। कोई भी बन सकता है। देखो कैसे। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखो पहली पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर दें, ई ए ग्रेटर देन डेल्टा एच। ई ए ज्यादा, ग्राफ ऊपर ज्यादा जा रहा है, नीचे कम आ रहा है। तो ग्राफ को हम ऊपर ज्यादा ले गए, और ये नीचे कम ले आए। बताओ ये क्या बन गया? दिस इज द वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी। हो गई क्या? और ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वाली यहां से यहां तक की वैल्यू डेल्टा एच हो गई क्या? तो कौन बड़ा है? ये। और डेल्टा एच कम है, तो ये पॉसिबिलिटी मिल गई। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, ई इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया। तो यहां दिस वैल्यू इज एक्टिवेशन एनर्जी। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई? ये डेल्टा एच की वैल्यू।
दोनों बराबर हो गए। और तीसरा क्या है, ई इज लेस देन डेल्टा एच, डेल्टा एच ज्यादा है, मतलब ग्राफ ऊपर कम गया और नीचे ज्यादा गया। तो ये ऊपर कम गया और ये नीचे ज्यादा ले गए क्या, ऊपर, ये ऊपर कम गया और ये नीचे ज्यादा चला गया। तो ये वैल्यू क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां से यहां तक की वैल्यू ये क्या हो गई, डेल्टा एच। ये भी पॉसिबल है। तो एक्सो के ग्राफ में तीनों चीजें पॉसिबल हैं, एंडो में केवल एक पॉसिबल है, ये विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एच। अच्छा, एंडो में ई और डेल्टा एच इक्वल क्यों नहीं होगा, कब होता है इक्वल, जब पीक पॉइंट पे ले जाके छोड़ोगे उसको। पीक पॉइंट पे प्रोडक्ट नहीं है तो वो ग्राफ ही सही नहीं है। प्रैक्टिकली ईए की वैल्यू और डेल्टा एच की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। प्रोडक्ट बन रहा है मतलब पीक पॉइंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जहां बन रहा है उससे ग्राफ स्लाइटली नीचे तो आएगा ही, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। आप इंटरमीडिएट कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको प्रोडक्ट नहीं कह सकते हम लोग। बता दें, अच्छा एक रिएक्शन गिवन है, बता देंगे सारी वैल्यूज। यहाँ पर 100 है, 80 है, 60 है, 40 है और ये 20 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एफ, यहां से यहां तक हो गई क्या, 100 से 40 का डिफरेंस कितना आएगा, 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ए बी, 80 हो गई क्या, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, 20 की -20, -20 बिकॉज इट इज exothermic reaction, EAF minus EAB, that is minus of 20. What is E threshold, that is 100। ठीक है, हाँ क्या हुआ बेटा, आप है ही लो इतने कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं बेटा पढ़ाई में, पता ही नहीं लगता चलते चलते, वो तो शुक्र दूसरी क्लास में नहीं घुसे तुम, है ना?
बना लेंगे। देखिए बेटा, आपको एक रिएक्शन गिवन है और स्टेप्स गिवन है इसके। ए प्लस बी से एक्स बन रहा है, वो स्लो स्टेप है। और एक्स से ए बी बन रहा है, वो फास्ट स्टेप है। एक्स क्या है? एक इंटरमीडिएट है ना। अब आपको कुछ ग्राफ्स दिए जा रहे हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन करता है इस रिएक्शन को और इसके मैकेनिज्म को। डेल्टा एच दिया हुआ है, क्या है? पॉजिटिव। ऐसे ही होता है ना बेटा, कॉपी में भी जगह कम पड़ जाती है जब पहले वाला बड़ा, फिर छोटा और फिर छोटा। हम्म। देखो, कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज उड़ाते जाएं, एक एक बार करके। रिएक्शन क्या है? एंडो या एक्सो? ओवरऑल एनर्जी शुड बी एब्जॉर्ब, नॉट रिलीज्ड। बताओ, पहले वाला तो गायब, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक। यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। दूसरे वाला एंडो है, अरे है, लेकिन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। ये तो सिंगल स्टेप बना दिया आपने। इंटरमीडिएट बनेगा, पहला स्टेप कंप्लीट होगा, फिर दूसरा स्टेप आएगा। तो बताओ कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगी? दो। पहले ए और बी से मिलके एक्स बनेगा, उसके लिए ट्रांजिशन स्टेट देखना है। फिर एक्स से ए बी बनेगा, उसके लिए ट्रांजिशन स्टेट। तो ये तो सिंगल स्टेप ड्रॉ किया हमने, यहाँ तो एक ही बार ट्रांजिशन स्टेट आई। एक्स का है, नहीं बन रहा है, तो ये भी बाहर हुआ। अब बात हुई थर्ड और फोर्थ में। दोनों ही एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, दोनों में ही दो पीक पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? अच्छा ये बताओ, यहां पे आएंगे फिर हम। स्लो, फास्ट। स्लो और फास्ट से मतलब क्या हुआ? स्लो रिएक्शन के लिए ईए की वैल्यू ज्यादा, तो फिर क्या होना चाहिए? ईए फॉर फर्स्ट शुड बी ग्रेटर देन ईए फॉर सेकंड। बोलो है कि नहीं ऐसा? हमने पढ़ा था जितना ज्यादा ईए उतनी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। और हमें स्लोवेस्ट स्टेप और फास्ट स्टेप दिया है, तो जो स्लो है उसके लिए ईए कम होना चाहिए, और जो फास्ट है, सॉरी, जो स्लो है उसके लिए ईए ज्यादा, और जो फास्ट है उसके लिए ईए कम। अब देखें यहां पर ईए, यहां से यहां तक, बताओ ये क्या हुआ? ई ए वन हो गया क्या? और ये क्या हुआ? ई ए टू। और इधर बात कर लें, ये क्या हुआ? ई ए वन। और यहां से यहां तक की वैल्यू की बात करें तो ये कौन सी हो गई? ई ए टू। बताओ, अलग अलग हैं। एक में ई ए वन ज्यादा, ई ए टू कम है। एक में ई ए वन कम है, ई ए टू ज्यादा है। हमें कौन सा चाहिए? जिसमें ई ए वन ज्यादा हो, ई ए टू कम हो। तो फिर कौन सा रहेगा सही? थर्ड वाला।
K40 upon K25. वो कौन सा गाना है बेटा? जब मिला तू, क्या आता है इसके आगे? निकालो आंसर, निकालो इसका। कुछ ही नहीं, आंसर निकालो। 2√2 आ रहा है क्या? ठीक है। तो म्यू कितना लेना है? 2। और 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10, 15, मतलब 2 raised to power 1.5, दैट इज 2 इंटू 2 raised to power 0.5, 0.5 मतलब 1/2, मतलब √2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2√2 या फिर 2.82। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2.82। अगला क्वेश्चन लिखो। Rate of reaction increases 5.19 times. Rate of reaction increases 5.19 times when temperature is increased from 40 degrees Celsius to T degrees Celsius. If mu of the reaction is 3, then find T in degree Celsius. फिफ्टी फाइव डिग्री सेल्सियस। ये क्या किया है? इंक्रीज्ड फ्रॉम 40 टू टी। ज्यादा टेम्परेचर कौन है? टी। कम कौन है? 40, है ना? तो क्या करेंगे यहां पर? 5.19 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो K एट T डिग्री सेल्सियस अपॉन K एट 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 3 raised to power कितना आएगा? T2 माइनस T1, दैट इज T माइनस 40। T माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 5.19। तो इधर क्या ले लेंगे अपन? 3 raised to power T माइनस 40 अपॉन 10 ही रहने दो। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 raised to power 1.5 लिख सकते हैं क्या? 5.19 याद है, याद किया था हम लोगों ने, दैट इज 3√3, मतलब 3 raised to power इंटू 3 raised to power 1/2, मतलब 3 raised to power 1.5। दोनों को रिलेट कर ले तो क्या लिख सकते हैं? T माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1.5। तो T माइनस 40 इज इक्वल टू 15। T इज इक्वल टू 40 प्लस 15, दैट इज, और सारी बात चल रही है डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर कितना आएगा? 55 डिग्री सेल्सियस। एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी नहीं, घर से करके लाना है इसको। लिखो। टेम्परेचर coefficients for two reactions are 2 and 3 respectively.
if initial rate, if initial rates of these reactions at 30 degrees Celsius are in ratio 1:2, then find the ratio of their rates at 70 degrees Celsius. Ratio of their rates at 70 degrees Celsius. ठीक है, हेडिंग नोट करें आगे। अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन मिटा दें इसको। तो बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इज क्वांटिटेटिवली गिवन बाय अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन से क्या पता लगता है? रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ रहा है। ध्यान दें, इनके अकॉर्डिंग क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन या सिंपली रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। This EA upon RT is also called as बोल्ट्जमान फैक्टर। इसको बोल्ट्जमान फैक्टर भी कहा जाता है। कहां से आया था? मैक्सवेल बोल्ट्जमान के कर्व से मिला था। एंड इट इज व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ऑब्वियसली रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के। जितना ज्यादा फ्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का, उतनी ज्यादा ही क्या मिलेगी? रेट। लेकिन परेशानी क्या है कि ये क्या है? फ्रैक्शन है ना। और दूसरी बात, ये केवल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए एग्जैक्टली इक्वल टू के लिए चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स ढूंढने पड़ेंगे। नहीं समझे बात को? ये सिर्फ क्या है? फ्रैक्शन। और हमें क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स हो, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनकी एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉलिजन से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखा था अपन ने, सीखा था स्टार्टिंग में कि अगर कोई टोटल वैल्यू गिवन है और उसके किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन को आपको निकालना है, तो क्या कर देते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई। सो दिस इज द फ्रैक्शन। And what is the total number? It is Z. Z is what? Collision frequency. It is total number of collisions per unit time, per unit volume. तो वो total collisions हैं, लेकिन वो सारे के सारे इफेक्टिव नहीं है। उनमें से कितने फ्रैक्शन की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा है? E raised to power minus EA upon RT। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, या अगर हम उन मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालना चाहते हैं जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, तो बताओ क्या इस फ्रैक्शन को कॉलिजन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें? नहीं समझे बात को तुम? अरे टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन कितने हैं? Z। और उनमें से फ्रैक्शन कितना है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड के बराबर है उससे ज्यादा है? ये। तो अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई कर दें।
तो फिर यहीं से बात आती है, और ये प्रोपोर्शनलिटी जो इफेक्ट रेट पे आएगा वही इफेक्ट किस पे आएगा, के पे आएगा। तो के इज इक्वल टू, ध्यान से देखना यहां पर, जेड ई रेस टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी। बताओ क्या काम पूरा हो गया क्या? अभी तक तो केवल एनर्जी फैक्टर सेटिस्फाई हुआ है, अभी क्या बाकी है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के लिए क्या यूज में लिया जाता है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक फैक्टर। इसको स्टेरिक फैक्टर भी कहा जाता है, स्टेरिक फैक्टर। probability of collision between A and B, and it is the collision frequency of collision between A and B. A and B कुछ भी नहीं, रिएक्टेंट्स हैं। A कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, B कोई दूसरा। तो ए बी के बीच में कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन या प्रॉपरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग प्रॉपरली ओरिएंटेड, ये प्रोबेबिलिटी आपने यहां मल्टीप्लाई कर दी। जैसे मान लो मल्टीप्लाई करने पर ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा है, वो कितने मिले, 10 लाख। अब आपने कहा 10 लाख सारे आपस में इफेक्टिवली ओरिएंटेड नहीं है, तो कितने हैं, उनमें से इफेक्टिवली कोलाइड करने की या ओरिएंटेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो फिर क्या कर देंगे, उन 10 लाख को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से। तो बताओ ये सारे के सारे इफेक्टिव कॉलिजन्स आ गए। और अरहेनियस ने क्या किया, उन्होंने इसको कहा प्रोबेबिलिटी का जो फैक्टर है वो लगभग कांस्टेंट है, नहीं बदलता है टेम्परेचर से, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदल रही है, ये भी कांस्टेंट है। तो उन्होंने इसको, इन दोनों को क्लब करके क्या बोल दिया कि अब से ये मेरा कांस्टेंट, अरहेनियस कांस्टेंट, ए ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो इस तरह से ही अरहेनियस इक्वेशन बनती है, और के का इफेक्ट, के पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाता है। इट इज प्रोबेबिलिटी, इट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर हुई बात यहां पर? के इज रेट कांस्टेंट, ए अरहेनियस कांस्टेंट, या इसी को कहा जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, देखो एक्सपोनेंट के पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। यूनिट ऑफ ए बता सकता है कोई? यूनिट ऑफ के बराबर होगी। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं, सेकंड इनवर्स। के की यूनिट जो है, क्यों ए की यूनिट के बराबर क्यों, क्योंकि ये यूनिटलेस है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें लिख लेंगे अपन। ई इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी, और जेड ए बी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और पी ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपरली ओरिएंटेशन ऑफ ए एंड बी। तो इस तरह से k इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इधर देखें, दोनों तरफ अगर लॉग ले लिया जाए, तो बताओ इधर लॉग लिया, अच्छा लॉग तो अपन ले लेंगे, पहले ही बताओ कि अगर मान लो टी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाने पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर इनफाइनाइट, रेट ऑफ रिएक्शन भी इनफाइनाइट नहीं। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि सारे के सारे कॉलिजन्स क्या हो जाए, इफेक्टिव, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या हो जाए, इफेक्टिव, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 1। तो के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए ए ए नहीं, ये टी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ई रेज टू पावर 0, के किसके इक्वल, ए के इक्वल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के किसके इक्वल हो सकती है, ए के इक्वल। कब, जब टेम्परेचर इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो इफ t is tending to infinite, k is equal to a, and that is maximum value. लिख लें फटाफट से।
फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही पढ़ते हैं बेटा अपन लोग, है ना। जीरो ऑर्डर के लिए या और फर्दर सेकंड ऑर्डर के लिए ये ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन काम में नहीं लेते, फिर वो चीजें बदल जाती हैं, है ना। हाँ, ए को सेकंड इनवर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। पर यूनिट नंबर ऑफ कॉलिजंस, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो सेकंड इनवर्स वहां पे टाइम की यूनिट कहां से आ गई, वहां से पर्टिकुलर उस वैल्यू से, है? पी ए बी क्यों है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्यों लगाते हैं बेटा, बताया क्या मैंने, नहीं बताया क्या। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, दो फैक्टर सेटिस्फाई होने जरूरी हैं, एक एनर्जी का फैक्टर और एक ओरिएंटेशन का फैक्टर। एनर्जी का फैक्टर हमने देख लिया कि थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, जेड ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ओरिएंटेशन का फैक्टर भी देखना पड़ेगा, तभी तो कॉलिजन क्या होगा, इफेक्टिव, और तभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो उसके लिए कौन सा फैक्टर लिया अपन ने, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या बता रहा है, इट इज बीइंग प्रॉपरली ओरिएंटेड, और कौन कौन, ए और बी। तो यहां पर क्या लिखा है, ए बी, कोई भी मॉलिक्यूल्स, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें, कोई बात नहीं। पी जेड ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। बाकी तो पता है चीजें, आर यूनिवर्सल रेट कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। लिख लिए क्या। अच्छा, इस इक्वेशन का लॉगरिथम ले लें, तो इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। बताओ इधर क्या ले लिया जाए, एल एन के ले लें, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। बताओ अगर इसमें ग्राफ बनाया जाए, किसका ग्राफ बनाए हम, एल एन के वर्सेस 1/t, एल एन के वर्सेस 1/t। तो बताओ ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इधर c हो गया। तो m क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, माइनस ई ए अपॉन आर, आर t नहीं आएगा, बिकॉज 1/t इज प्लॉटेड ऑन x एक्सेस। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये एल एन के वर्सेस 1/t, ठीक है। शुरू कहां से होगा, बताओ शुरू कहां से होगा, एल एन ए से शुरू हुआ क्या, अरे इसको घुमा के लिख देता हूं बेटा मैं, है ना। एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t प्लस एल एन ए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये एल एन ए से शुरू होगा, 1/t प्लॉट कर दिया एक्स एक्सेस पे, वाई पे क्या प्लॉट होगा, एल एन के, तो फिर स्लोप क्या आएगा, माइनस ई ए अपॉन आर। तो ये इस तरह से नेगेटिव है और डिक्रीजिंग, बिकॉज ई ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बदलने से ई पे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर, दिस इज द स्लोप। और अगर इसी का लॉगरिथम ले लिया जाए, इसी एक्सप्रेशन का लॉगरिथम, सॉरी इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो एल एन के डी एल एन के डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू डी एल एन ए डिवाइडेड बाय डी टी, और माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर तो बाहर आ जाएगा, और डी एल एन
सॉरी क्या आ जाएगा ऊपर, डी 1/t अपॉन dt, ऐसा कुछ है। हाँ ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, ये तो सेम ही रह जाएगा, डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और -1/t के लिए क्या मिलेगा, -1/t², तो माइनस ऑफ टी ए अपॉन आर तो ठीक है, और ये -1/t² मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एल एन के अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ ई ए अपॉन आर t²। This is called differential form of Arrhenius equation. Differential form of Arrhenius equation. A is independent of temperature, P भी इंडिपेंडेंट हो गया टेम्परेचर के, और Z भी इंडिपेंडेंट हो गया टेम्परेचर के, ठीक है ना। तो P और Z इंडिपेंडेंट हैं, तभी उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज A, दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा ये ग्राफ एक्स एक्सेस को टच कर सकता है क्या, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम करते जाएंगे, हाँ एल एन के या के की वैल्यू की बात करें तो यहां तो टच कर ही सकता है, यहां टच करने पर कौन जीरो हो रहा है, एल एन के या लॉग के, लॉग के जीरो होना मतलब के की वैल्यू 1 होना, तो रेट 1 हो सकती है ना, के की वैल्यू 1 हो सकती है, तो ग्राफ टच कर सकता है। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, बिकॉज स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है, टेम्परेचर, ईए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ईए नहीं बदल रहा है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है, तो स्लोप क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन, और नेगेटिव है इसीलिए डिक्रीजिंग होगा। इसी में आगे और बातें करेंगे अपन, क्वेश्चन करना शुरू कर देना बेटा, है ना। क्या कल का शेड्यूल देख लेना बेटा, प्रोबेबली है क्लास कल, है ना, नहीं देखा शेड्यूल, है ना क्लास कल, तो ऑब्वियस चीजें थोड़ी पूछेंगे, आज शनिवार है ना। ये देखना बेटा जितना समझ में आ रहा है ठीक है, एक बार ये लास्ट वाला जो है वो अगली क्लास में फिर देख लेंगे, ठीक है ना।